नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 26 नवंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल भोटा में राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल 1 दिसंबर से बंद। राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल भोटा 1 दिसंबर 2024 से बंद होने जा रहा है। प्रदेश सरकार व राधा स्वामी सत्संग ब्यास प्रबंधन के बीच चल रहे गतिरोध के बाद 1 दिसंबर को अस्पताल की सेवाएं बंद करने का फैसला लिया है। अस्पताल को बंद करने के नोटिस भी चिपका दिए हैं। नोटिस में साफ अंकित किया गया है कि कुछ विवश परिस्थितियों के कारण भोटा चैरिटेबल अस्पताल बंद हो जाएगा। मरीजों से अनुरोध किया है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार अन्य अस्पताल से इलाज लें। सोमवार के दिन लोगों ने अस्पताल बंद करने के निर्णय के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। नेशनल हाईवे 103 पर लोगों ने चक्का जाम कर दिया। लोग हाईवे पर ही बैठकर नारेबाजी करने लगे। सोमवार सुबह लगभग 11 बजे महिलाओं व पुरुषों का एक समूह राधा स्वामी चौक पर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गया। नारेबाजी के बीच लोग सरकार से मांगे मानने की बात कह रहे थे। इस दौरान यातायात भी बाधित हुआ। बता दें कि सारा मामला लैंड ट्रांसफर और जीएसटी को लेकर है। राधा स्वामी संस्था चाहती है कि अस्पताल की जमीन उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के नाम कर दी जाए ताकि मेडिकल उपकरणों की खरीद पर लगने वाले जीएसटी का बचाव हो सके। तर्क है कि अस्पताल पिछले 25 वर्षों से बिना किसी लाभ के सेवाएं दे रहा है तथा दवाइयां भी 1/4 कम कीमत पर दी जाती हैं। बिना किसी लाभ के की जा रही सेवा के ऊपर जीएसटी देना तर्कसंगत नहीं है। सरकार से पिछले काफी वर्षों से जमीन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के नाम करने की मांग की जा रही थी। मामला उजागर होने के बाद हिमाचल सरकार लैंड सीलिंग एक्ट 1972 में संशोधन करने जा रही है। सरकार से राहत की उम्मीद। एसडीएम बड़सर राजेंद्र गौतम का कहना है कि व्यास प्रबंधन चाहता है कि सन 2004 से चल रहे लैंड ट्रांसफर के मुद्दे पर उन्हें लिखित में एश्योरेंस मिले। हमने उन्हें समझाया है कि सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस है। आशा है कि सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आगामी 1-2 दिनों में प्रबंधन से संपर्क कर गतिरोध दूर कर सकता है। लिखित आश्वासन नहीं। जिला परिषद सदस्य राजेश कुमार का कहना है कि हमें जानकारी मिली है कि सरकार ने कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया है। ऐसे में ब्यास प्रबंधन 1 दिसंबर से अस्पताल बंद कर रहा है। इलाके के लोगों में भारी रोष है। अस्पताल बंद करने के निर्णय से लोग परेशान। राधा स्वामी अस्पताल भोटा यदि बंद होता है तो यह हमीरपुर, ऊना व बिलासपुर के कुछ क्षेत्रों के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रतिदिन 800 से 900 की ओपीडी के अलावा यहां हर महीने 200 से 300 आंखों के ऑपरेशन ब्यास व पीजीआई से आई टीमें मुफ्त में करती हैं। जहां सरकारी अस्पतालों में लोग अव्यवस्थाओं से परेशान होते हैं, तो वहीं इस अस्पताल के प्रबंधन, साफ सफाई तथा स्टाफ के व्यवहार का हर कोई कायल है। समाचार नंबर 2। 10 महीने में पकड़ा 9 किलो चिट्टा, 34 किलो अफीम, 2.5 क्विंटल चरस भी बरामद। प्रदेश में 10 माह में पुलिस और एनटीएफ की टीमों ने 9 किलो से अधिक चिट्टा पकड़ा है। शिमला पुलिस ने सबसे अधिक 2 किलो 636 ग्राम चिट्टे की खेप पकड़ी है। प्रदेश भर में पुलिस ने 1 जनवरी से लेकर 31 अक्टूबर तक एनडीपीएस के 1357 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने एनडीपीएस के इन मामलों में 250 किलो 877 ग्राम चरस, 34 किलो 645 ग्राम अफीम, 613.267 भुक्की, 27 किलो 845 ग्राम गांजा, 9 किलो 29 ग्राम चिट्टे की खेप बरामद की है। इसके अलावा पुलिस ने 6.09 ग्राम स्मैक, 5.21 ग्राम कोकीन, 3,78,152 पप्पी प्लांट, 3620645 भांग के पौधे, 34,887 प्रतिबंधित गोलियां, 15,529 प्रतिबंधित कैप्सूल, 41 सिरप, 36 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए हैं। एनडीपीएस के इन मामलों में पुलिस ने 1954 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 1867 पुरुष, 85 महिलाएं और 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए हैं।
प्रदेश में 10 माह में दर्ज किए गए एनडीपीएस के 1357 मामलों में पुलिस जिला बद्दी में 74, बिलासपुर में 140, चंबा में 70 केस, हमीरपुर में 47, कांगड़ा में 110, कुल्लू में 203 केस, लाहौल स्पीति में 7, मंडी में 166, पुलिस जिला नूरपुर में 69, शिमला में 209 मामले, सिरमौर में 83, सोलन में 63 और ऊना में 91 मामले दर्ज किए हैं। जबकि स्टेट सीआईडी के पुलिस थाना भराड़ी में एनडीपीएस का एक मामला दर्ज किया है। इसके अलावा एनटीएफ की टीमों ने प्रदेश में 10 माह में एनडीपीएस के 80 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें शिमला रेंज में 24, कांगड़ा रेंज में 21 और कुल्लू रेंज में 35 मामले दर्ज किए हैं। एचडीएम नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई। डीजीपी स्टेट सीआईडी संजीव रंजन ओझा का कहना है कि एनटीएफ और पुलिस की टीमें नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई कर रही हैं। 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक प्रदेश के जिलों में एनडीपीएस के 1357 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें 1867 पुरुष, 85 महिलाएं और 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए हैं। समाचार नंबर 3। जड़ों से जुड़े ऊर्जावान पदाधिकारी होंगे नई टीम में, चेतन चौहान विदित बोले, नए रूप में नजर आएगा संगठन। हिमाचल कांग्रेस में अब जड़ों से जुड़े पदाधिकारियों को संगठन में जगह मिलेगी। हवाई पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश भर में ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की तलाश कर रही है और इन्हें बागडोर आने वाले दिनों में सौंपी जाएगी। कांग्रेस सह प्रभारियों ने शिमला में बड़ी बैठक का आयोजन किया है और प्रदेशाध्यक्ष समेत पदाधिकारियों के साथ मिलकर बड़ी रणनीति तैयार की है। प्रदेश सह प्रभारी चेतन चौहान ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संगठन में इस बार नए ऊर्जावान और ग्रासरूट से जुड़े लोगों को आगे लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी कारण प्रदेश के सभी जिलों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जो पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से उनके क्षेत्रों में जाकर बातचीत करेंगे। वहीं विदित चौधरी ने कहा कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस संगठन नए स्वरूप में नजर आएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रदेश मामलों के सह प्रभारियों विदित चौधरी और चेतन चौहान ने प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में संगठन के गठन को लेकर एक बैठक की। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर और कुलदीप कुमार के अतिरिक्त शिमला संसदीय क्षेत्र के पर्यवेक्षक ओम वीर यादव और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी शांतनु चौहान भी उपस्थित थे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिवों से मिलने वालों में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, पूर्व सीपीएस संजय अवस्थी, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार, उप सचेतक केवल पठानिया, वन निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, विधायक सुरेश कुमार, मलेंद्र राजन, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर के अतिरिक्त पवन ठाकुर, चेतराम ठाकुर, विवेक कुमार, नरेश कुमार, किरनेश जंग, सुरेंद्र पाल, सोहन लाल ठाकुर, डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, बम्बर ठाकुर और दयाल प्यारी थे। समाचार नंबर 4। सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार, कुसुम्पटी में बोले सीएम सुखविंदर सुक्खू। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के विरुद्ध सोशल मीडिया पर टॉयलेट टैक्स और समोसा पॉलिटिक्स के नाम पर दुष्प्रचार का अभियान छेड़ा गया है। आज विपक्ष उन पर व्यक्तिगत हमले भी कर रहा है, लेकिन वह इससे डरने वाले नहीं है। सीएम सुक्खू कुसुम्पटी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला जिला के कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र को 43.37 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि जब से कांग्रेस की विधानसभा में दोबारा 40 सीटें हुई हैं, तब से भाजपा नेता बौखलाए हुए हैं। वर्तमान राज्य सरकार कड़े फैसले ले रही है, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश की 70% आबादी पर इन कड़े फैसलों का कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश भर में हमारी गारंटियों की बात होती है, लेकिन पिछली भाजपा सरकार ने गरीब व्यक्ति का हक साधन संपन्न को दे दिया, इसकी चर्चा कहीं नहीं होती। सीएम ने कहा कि 6000 अनाथ बच्चों को मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। विधवाओं के 27 वर्ष की आयु तक के 23,000 बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने के लिए राज्य सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। विधवाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए के साथ 1 लाख रसोई और शौचालय बनाने के लिए 1 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। खजाना खाली था, फिर भी सरकार ने बड़े काम किए। सीएम ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रदेश का खजाना खाली था और चुनाव से 6 माह पहले 900 से ज्यादा संस्थान खोल दिए गए। वर्तमान सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार नए स्कूल खोले जाएंगे।
सरकार ने मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में उल्लेखनीय 60 रुपए की वृद्धि की है, जिससे अब दिहाड़ी 240 से बढ़कर 300 रुपए हो गई है। वर्तमान राज्य सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में 1.36 लाख कर्मचारियों की ओपीएस की मांग को पूरा किया। गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 45 रुपए तथा भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 55 रुपए किया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती से उगाए गए गेहूं को 40 रुपए तथा मक्की को 30 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद रही है। सीएम सुक्खू ने कहा कि हमने यह सब काम चुनावी लाभ के लिए नहीं किए, बल्कि इसलिए किए ताकि गांव में रहने वाला व्यक्ति अच्छा जीवन जी सके। समाचार नंबर 5। मलाना के ग्रामीणों ने तैयार किया 5वां पुल, बिना सरकार प्रशासन की मदद के कर दिखाया काम। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मलाना में जो काम सरकार प्रशासन नहीं कर पाए, उसे मलाना के ग्रामीणों ने कर दिखाया। अभी मलाना का जनजीवन पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटा है। ग्रामीणों ने एक बार फिर जुगाड़ से ऐसा कमाल किया है कि जिसने भी उसे देखा वह हैरान रह गया। इन ग्रामीणों ने अपने जुगाड़ से नदी के ऊपर एक और पुल बनाया है। हालांकि ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष भी ऐसे में अपनी समस्या का समाधान उन्होंने खुद ही करने का फैसला किया। ग्रामीणों का कहना था कि कई बार शासन प्रशासन को सड़क और गांव को जोड़े वाले पुलों के निर्माण को मौखिक और लिखित जानकारी दी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसके बाद उन्होंने स्वयं के संसाधन जुटाकर पुल और पुलियों का निर्माण किया है। बाढ़ के बाद मलाना के लोगों नदी को आर पार करने के लिए 2 बड़े पुल और 3 पुलियां अपने दम पर तैयार की। पहले बड़ा पुल नेरंग के साथ बनाया था, वहीं अब ब्रिज 4 के समीप टनल के साथ एक और पुल का निर्माण कार्य मलाना के लोगों ने शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार सोमवार को पुल का निर्माण करने के लिए मलाना गांव के 250 के करीब लोग जुटे। ठंडी हवाओं के बीच मलाना के लोगों ने नदी के पास पूरे दिन भर अलाव जलाकर बारी बारी कार्य किया। वहीं मंगलवार को भी कार्य जारी रहेगा। मलाना निवासी रूपचंद, चंदे राम और श्रीराम का कहना है कि बाढ़ की भेंट मलाना को जोड़े वाले कई 1-2 बड़े पुल और छोटी पुलिया बह गई थी। इनके निर्माण को लेकर शासन प्रशासन से मांग की थी, लेकिन कोई बजट नहीं आने पर ग्रामीणों ने स्वयं पुलिया तैयार करने बीड़ा उठाया। 2800 के करीब आबादी को पुल की सुविधा होगी। अब पुल बनने से मलाना के लोगों और नदी से आर पार होना आसान रहेगा। मलाना पंचायत के प्रधान राजू राम ने बताया कि मलाना के लोगों ने एक और पुल का कार्य सोमवार को शुरू किया। 250 से अधिक लोग पुल निर्माण कार्य में जुटे थे। आपसी सहयोग से ग्रामीण पुल को तैयार कर रहे हैं। समाचार नंबर 6। प्रदेश सरकार को 25,000 रुपए कॉस्ट, शहीद की पत्नी को रोजगार न देने पर एचसी का फैसला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शहादत के सम्मान स्वरूप शहीद की पत्नी को रोजगार न देने पर प्रदेश सरकार पर 25,000 रुपए की कॉस्ट लगाई। कोर्ट ने शहीद की पत्नी को रोजगार स्वरूप भाषा शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने और इससे उपजे सभी सेवा लाभ देने के आदेश भी दिए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने सरकार द्वारा इस मामले में बरते गए रवैये पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अनुकंपा नीति के आधार पर मृतक कर्मचारी के आश्रितों को नियुक्ति देने और शहीद सैनिकों के पात्र आश्रितों को रोजगार सहायता प्रदान करने की पेशकश के बीच अंतर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने याचिका को स्वीकारते हुए सरकार के रवैये पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के दिवंगत पति द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में दिए गए अपने जीवन के चरम बलिदान के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्ता के दिवंगत पति की शहादत का सम्मान करने के लिए कम से कम इतना तो किया ही जा सकता था कि याचिकाकर्ता को इस अनावश्यक मुकदमे में घसीटने के बजाय उसे भाषा शिक्षक का पद सम्मानजनक तरीके से प्रदान किया जाता। कोर्ट ने कहा कि यह अदालत देश के शहीद सैनिक की पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार करने के प्रतिवादियों के रवैये की निंदा करता है। कोर्ट ने 23 अप्रैल 2016 को सरकार द्वारा जारी शहीद के आश्रितों को रोजगार देने से जुड़ी नीति का अवलोकन करने पर पाया कि इस नीति में अनुकंपा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि नीति में अनुकंपा शब्द का प्रयोग इस कारण नहीं किया गया है कि शहीद सैनिकों के पात्र आश्रितों को रोजगार देने की पेशकश स्वयं अनुकंपा के कारण नहीं है, बल्कि यह उस शहीद के प्रति सम्मान और उस कर्तव्य के कारण है जिसने अपने कर्तव्य के निर्वहन में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता चंचलो देवी के शहीद पति राजेंद्र गौतम ने नदी में डूब रही एक वृद्ध महिला की जान बचाते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। याचिकाकर्ता के पति ने नदी में छलांग लगा दी और वृद्ध महिला की जान बचाने के दौरान उनकी जान चली गई। समाचार नंबर 7। ट्रैफिक नियम तोड़े पर खुद कटेगा चालान, सभी बैरियर पर लगाए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे।
परिवहन विभाग के सभी बैरियरों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे स्थापित कर दिए हैं। अब नियम तोड़ने वाले सभी वाहनों का पूरा ब्यौरा इन कैमरों के जरिए कैद हो जाएगा और वाहन मालिकों को खुद ब खुद चालान आ जाएगा। परिवहन विभाग ने इस तरह की व्यवस्था को शुरू करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि कैमरों की टेस्टिंग का काम पूरा हो गया है। इसके साथ इन बैरियरों में सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए हैं। बिना टैक्स जमा करवाए हिमाचल की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं रहेगी। पहले चरण में ओवर स्पीड, बिना हेलमेट व ट्रिपल राइडिंग के चालान काटे जाएंगे। जहां पर यह कैमरे लगे हैं, उससे कुछ दूरी तक की फीड इनमें आएगी। वाहन की स्पीड का तो पता चल सकेगा। इसके साथ ही नियमों की अवहेलना की जानकारी भी वहां पर बैठे अधिकारियों को मिल जाएगी। वाहनों का ऑनलाइन चालान कट जाएगा। टैक्स चोरी पर भी कसेगा शिकंजा। दूसरे चरण में इसमें टैक्स चोरी व क्षमता से अधिक भार वाले वाहनों के चालान को भी जोड़ा जाएगा। हालांकि इसके लिए सॉफ्टवेयर में कुछ नई चीजें जोड़ी पड़ेगी। परिवहन विभाग ने टेस्टिंग के दौरान ही कंपनी को इसके निर्देश दे दिए हैं। परिवहन विभाग के अतिरिक्त निदेशक नरेश ठाकुर ने बताया कि टेस्टिंग का काम पूरा हो गया है। इसमें जो सुधार करने हैं उसके निर्देश जारी कर गए हैं। रेड लाइट क्रॉस करने पर कार्रवाई। इस तकनीक का सबसे ज्यादा फायदा परिवहन विभाग को टैक्स चोरी को पकड़े का होगा। बड़ी संख्या में ऐसे वाहन प्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं जिनका टैक्स जमा नहीं होता। कहीं न कहीं यह पकड़ में आसानी से नहीं आते। तकनीक की मदद से अब विभाग उनकी धरपकड़ कर सकेगा। अभी तक पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब में ऐसी व्यवस्था चल रही है जहां पर रेड लाइट जंप करने पर भी ऑनलाइन चालान आ जाता है। समाचार नंबर 8। हिमाचल न्यूज। श्री रेणुकाजी चिड़िपा घर के बेजुबानों को गोद लेंगे लोग। प्रदेश की पहली प्राकृतिक झील श्री रेणुकाजी के परिक्रमा मार्ग में स्थित वाइल्ड लाइफ जू के प्राणियों को भी वन्य प्राणी प्रेमी अथवा पशु पक्षी प्रेमी अब गोद ले सकेंगे। हालांकि वन्य प्राणी विंग ने प्रदेश भर के जू में यह कवायद शुरू की है, मगर कुछ ही जू में पशु पक्षी प्रेमियों का लगाव अडॉप्ट करने के लिए आगे आया है। अधिकतर जू में अभी तक इच्छुक लोग आगे नहीं आए हैं। वन्य प्राणी विभाग हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश के अन्य चिड़ियाघरों के साथ श्री रेणुकाजी मिनी जू में स्थित सांभर, चीतल, ब्लैक बक, लेपर्ड व भालू इत्यादि प्राणियों को गोद लेने की कवायद शुरू की है। इसमें इच्छुक पशु पक्षी प्रेमी वन्य प्राणियों को गोद लेकर वार्षिक खर्चा उठाएंगे, जिसमें जहां पशु पक्षी प्रेमियों को टैक्स छूट में राहत मिलेगी, वहीं जू की फ्री एंट्री, गोद लिए गए वन्य प्राणियों के एनकोल्जर के साथ उनकी नाम को डिस्प्ले किया जाएगा। जबकि वन्य प्राणी विभाग अपने विभिन्न इवेंट के दौरान भी ऐसे वन्य प्राणियों के कद्रदानों को विशेष तौर पर आमंत्रित कर सम्मानित करेगा। HDM टाइगर लाने की कवायद शुरू। प्रदेश के मिनी जू श्री रेणुकाजी में पिछले 9-10 वर्षों से टाइगर को लाने की चली आ रही कवायद भी अब जल्द पूरी होने वाली है। श्री रेणुकाजी में टाइगर एनक्लोजर का कार्य पूरा कर लिया है। महाराष्ट्र से टाइगर को श्री रेणुकाजी लाए जाने के लिए जू अथॉरिटी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। DFO वाइल्ड लाइफ शिमला शाहनवाज भट्ट ने कहा कि श्री रेणुकाजी जू में टाइगर को लाए जाने की सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है। उद्योगपतियों से भी आह्वान। DFO वाइल्ड लाइफ शिमला शाहनवाज भट्ट ने बताया कि प्रदेश के अन्य जू के साथ श्री रेणुकाजी जू के वन्य प्राणियों को भी पशु पक्षी प्रेमी अथवा सामाजिक संगठन गोद ले सकेंगे। हिमाचल प्रदेश जू कंजर्वेशन ब्रीडिंग सोसाइटी जू का प्रबंधन देखती है। सोसाइटी के माध्यम से विभिन्न माध्यमों से फंड को जुटाकर वन्य प्राणियों का पोषण किया जा रहा है। प्रत्येक वन्य प्राणी का अलग अलग खर्चा गोद लेने का आता है। वन्य प्राणियों को गोद लेने की कवायद में विभाग ने CSR के तहत भी कंपनियों, उद्योगपतियों से भी आह्वान किया है कि कुदरत के इन खूबसूरत प्राणियों के भरण पोषण के लिए आगे आएं। समाचार नंबर 9। रोड की गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता। दियोटसित में आज दुकानदारों को जागरूक करेगा खाद्य सुरक्षा विभाग। दियोटसित बाबा बालकनाथ मंदिर की कैंटीन से फेल हुए रोड के सैंपल के उपरांत मंगलवार को दुकानदारों के लिए जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। रोड प्रसाद बनाने वाले दुकानदारों को खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। कार्यशाला का आयोजन जिला खाद्य सुरक्षा विभाग हमीरपुर की तरफ से किया जा रहा है। रोड प्रसाद बनाने वाले दुकानदारों को जहां रोड की गुणवत्ता को लेकर जागरूक किया जाएगा, तो वहीं स्वच्छता के मानकों की भी जानकारी प्रदान की जाएगी। कार्यशाला के उपरांत यदि दुकानदार रोड प्रसाद की गुणवत्ता में सुधार नहीं करते हैं या फिर स्वच्छता नियमों को दरकिनार करते हैं, तो विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल रोड के सैंपल फेल होने के बाद जिला खाद्य सुरक्षा विभाग प्रारंभिक चरण में जागरूकता के नियम को पूरा करने जा रहा है।
जिला खाद्य सुरक्षा विभाग हमीरपुर टीम मंगलवार सुबह 11:30 दियोटसिद्ध पहुंचेगी। इसमें मुख्य रूप से फूड कमिश्नर अनिल शर्मा व फूड इंस्पेक्टर मधु शर्मा उपस्थित होंगे। व्यापार मंडल दियोटसिद्ध प्रधान संजय कुमार ने बताया कि इस मौके पर दोनों बाजार यानी लोअर बाजार व अपर बाजार के दुकानदार उपस्थित होंगे। उनका कहना है कि इसमें जो ट्रेनिंग दी जाएगी वह सभी दुकानदारों के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने सभी दुकानदारों से निवेदन किया है कि इसमें हिस्सा लेने की कृपा करें। यह कैंप लोअर बाजार में लगाया जाएगा। समाचार नंबर 10। पंचायतों में 2.5 लाख तक खरीद पर भी टैक्स। पंचायतों में 2.5 लाख रुपए तक की खरीद टैक्स के दायरे में है। इसके लिए पंचायतों को और सभी ठेकेदारों को जीएसटी पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। ऐसा न करने की सूरत में आबकारी और कराधान विभाग दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। यह बात आबकारी और कराधान विभाग की राज्य सहायक आयुक्त पूनम ठाकुर ने कही। पूनम ठाकुर सोमवार को पंचायत प्रतिनिधियों और सिलाई अध्यापिकाओं को जीएसटी समेत डिजिटल साक्षरता पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उन्होंने पंचायतों में 2.5 लाख रुपए तक की खरीद टैक्स के दायरे में आएगी। 2.5 लाख रुपए तक की खरीद पर जीएसटी कटवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जो कारोबारी गुड्स में काम करते हैं उनके लिए 40 लाख रुपए, जबकि सर्विस में काम करने वालों के लिए 20 लाख रुपए तक के कारोबार पर आयकर में छूट मिलती है, जबकि जो कारोबारी गुड्स और सर्विस दोनों में ही काम कर रहे हैं उनके लिए यह छूट 20 लाख रुपए तक ही है। उन्होंने कहा कि कारोबारियों के लिए जीएसटी पंजीकरण और रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों को दंड से बचने के लिए आबकारी कराधान विभाग के तहत किए गए प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य है। इस मौके पर उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के विभिन्न प्रावधानों की गहन जानकारी प्रदान की। उन्होंने जीएसटी पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करना और जीएसटी के तहत स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं जैसे प्रमुख पहलुओं पर जानकारी साझा की। पूनम ठाकुर ने बताया कि टैक्स प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। अब टैक्स अदायगी से चालान तक सभी काम डिजिटली पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर सत्र में जीएसटी मापदंडों के कुशल अनुपालन को सक्षम करने में डिजिटल साक्षरता के महत्व पर भी जोर दिया गया। इन प्रावधानों का अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस पर व्यावहारिक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में हितधारकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिन्होंने जीएसटी अनुपालन, पंजीकरण प्रक्रियाओं और कर कटौती से संबंधित कई प्रश्न पूछे। पूनम ठाकुर ने कहा कि इस तरह की पहल राज्य की टैक्स प्रशासन प्रणाली में प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए जमीनी स्तर के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मौजूद लोगों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को खूब सराहा गया। प्रतिभागियों ने सत्र के दौरान साझा की गई मूल्यवान जानकारियों की सराहना की। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।